नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की सीरीज कर रहे थे, सीटेट पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें हम ईवीएस के सेक्शन को लगातार सॉल्व कर रहे थे। हमने 3 पेपर कर लिया है, आज चौथे पेपर का है ईवीएस सेक्शन, हम इसको करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस सेक्शन है, जहाँ से अगर आपको देख रहे हैं कि जो भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, लगातार उन सारे पेपरों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आज का सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में आप देखेंगे जो हमने पहला पेपर कराया था उससे रिलेटेड कितने सारे फैक्ट आज के पेपर में आपको मिल जाएंगे करने के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब आप करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको जो आने वाली अपडेट है। अभी इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शंस को करेंगे, जिसका नोट्स लगभग तैयार हो गया है। इस सेक्शन में आप देखेंगे कि जितना भी चीज़ें आपको कराई जाएंगी वहीं से रिलेटेड आपने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं ईवीएस के, वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद ईवीएस के साथ साथ अब हम लोग क्या करते जाएंगे कि और भी सेक्शन है, जैसे इसका सीडीपी है, सीडीपी के सेक्शंस को लगातार करते जाएंगे और सीडीपी में उन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे जिससे जहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते रहे हैं सीडीपी के। और सीडीपी में हम आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताएंगे जिसको आपको वहाँ पे जा कर के पूरी तरीके से फॉलो करना है। उन फार्मूलों से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपको कोई भी क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा और आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आप पेपर को सॉल्व करते जाएंगे, वो सारे आपको सॉल्व होते रहेंगे। इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, आज का जो पेपर है ये पेपर हुआ था 6 तारीख को। जो पेपर आज कराएंगे हम, ये पेपर 6 को हुआ था। ठीक है, इसका ईवीएस का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा जो पहली तारीख का जो पेपर हुआ था 0101 और 2022 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें भी पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो यही इसी तरीके से क्वेश्चन था। सेम, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन थे, बस उसमें ये डिजिट अंतर था, लेकिन क्वेश्चन सेम था। इसमें क्या पूछ रहा है कि मझगांव से नागरकोल के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस इसने दे रखा है 1134 किलोमीटर। ठीक है, और कितने घंटे में कोई भी रेलगाड़ी कितने घंटे में, टाइम दे रखा है 21 आवर्स, 21 घंटे में तय करती है। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है। और चाल बराबर हम लोग फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 1134 है और समय कितना है 21 है। अगर इसको हम काटेंगे तो 21 इकन्ना में 21 मंजे 105, 105 और 5 10 मतलब 8, 84 और 21 चौक 84, कितना आ गया 54। ये 54 जो आया है ये आया है किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमको बताना क्या है, चाल बनानी है मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हमेशा देता दूरी किलोमीटर और घंटे में है और पूछता मीटर प्रति सेकंड में है। जब आप निकालेंगे इससे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा और इसको आप 5/18 से जब गुणा कर देंगे तो 18 3 54 और 5 3 15, तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर सही होगा ये 15 मीटर प्रति सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई छात्र है जो ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इस क्वेश्चन को करने का जो सही मैकेनिज्म है उसको हम आपको बता रहे हैं कि इसका आप कैसे, इस क्वेश्चन को आप मैकेनिज्म को कैसे कर पाएंगे। इसमें आप देखिए जो भी हैं आप इसको करेंगे। ठीक है, और ऐसे लाइन खींच लिया। कह रहा है कि अब कोई बिंदु ए है, ए पे कोई व्यक्ति खड़ा है
और कहाँ पहुँचना है, बी पर पहुँचना चाहता है। बी कहाँ है नहीं पता है। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है। कहाँ पे जाता है, ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में है। ये क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, और नॉर्थ है और साउथ है। मतलब पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। उत्तर ओ जा रहा है, कितना जा रहा है, 90 मीटर। ठीक है। फिर कहता है कि यह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, क्या कहता है, ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, ये इसका पश्चिम है, पश्चिम दिशा में बी पर 120 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी, 120 मीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है ए से बी के बीच की डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है जो इसको हम लोग जानते हैं। फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या बना हुआ था, यहाँ पे ए था, ओ और बी, यही है। ठीक है, हमको ये दूरी पता करनी है, ये दिया है और ये दिया है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर कितना दिया हुआ था, ओ ए दिया था 90 और ये दिया था 120। तो 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 9 हुआ 8100 और इसका करेंगे तो 12 बराबर में 14400। दोनों जोड़ लेंगे, 4 1 5 8 4 12 1 1 2 225। 225 किसका है, 15 का है, और 2 जीरो का 1 जीरो, मतलब 150। अब पूछ क्या रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, यहाँ पे बी है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व, 150 दक्षिण पूर्व इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं आप, देख रहे हैं, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को निकालना है। ठीक है। फार्मूला आपको जरूर तैयार करना है। कौन सा, ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी क्वेश्चन से ये, इसी फार्मूले से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सलाद के बारे में सही कथन चुनिए। आप जा करके, अगर आपने 1 तारीख वाला वीडियो, जो पहला वीडियो मैंने डाला था 1 जनवरी का, कब का, 1 जनवरी वाला जो वीडियो था, आप जा करके उस वीडियो को देखिए, तो उसमें सलाद के बारे में ही क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और उसमें मैंने आपको बताया था सलाद लगभग क्या होते हैं, 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। कैसे सोते हैं, उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी। इसका जो आंसर होगा वो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। और बढ़िया, आपको सबसे ज़्यादा सीटेट में क्या है कि आपको टाइम बचाने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। इसलिए अगर आप इन सारे क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपको क्वेश्चन भी वहाँ पे ऐसे ही मिलने वाले हैं। आप तुरंत करके आगे बढ़िए, आपको आगे पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे सलाद का इसने पूछा 20 घंटे नहीं सोता, 20 घंटे नहीं सोता, 20 घंटे नहीं, तो ये सारे 20 घंटे वाले गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सलाद, ये देखिए भालू की तरह दिखता है और उल्टा लटका कर सो जा। सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा आलसी जानवर है, इसको आलसी जानवर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कैसे रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है, तो आपके आंसर दे रखे हैं, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं, ठीक, और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऊनी रेशों के बीच वायु फंस जाती है, ट्रैप कर जाती है, और ऊनी वायु ऊष्मा का रोधी है। ये ऑप्शन 110% सही है। क्यों, क्योंकि जो भी ऊनी रेशे, जब आप देखेंगे जैसे सूटर वगैरह क्या होता है, उसमें देखिए आप छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब भी वायु जाती है तो वायु क्या होती है, उसमें फंस जाती है, जिसका वायु ऊष्मा का कुचालक होती है, मतलब ऊष्मा रोधी होती है। इसलिए क्या होगा कि हमें
बाहर के न तो बाहर की ठंडी हवा अंदर जा पाएगी, ना अंदर की गर्म हवा बाहर आ पाएगी। इससे क्या होगा, एक थर्मोडायनेमिक स्टेट बन जाएगी और हमको ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, तो जिसका आंसर सही होगा वो उन्हीं रेशों के बीच में वायु फंस जाती है और वो वायु उष्मा रोधी होती है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन से, ये सभी जितने भी हैं, मैं आपको जब एनसीईआरटी कराऊंगा तो आपको एनसीईआरटी में ये सब मिलेंगे, ये सारे टॉपिक मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये देखिए यहाँ से ही क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले चित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया जाता है। इस चित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 114.2 सेंटीमीटर है। इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन आप 1 जनवरी के वीडियो को आप देखेंगे, हूबहू मतलब सीधी वही क्वेश्चन को ही छाप दिया है इसने। देखिए क्वेश्चन को कैसे रिपीट करता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि लगातार आप पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए। और जो भी पेपर होते जाएं उसके जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते जाएं आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। हूबहू वही चीज़ें छाप दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके सीधे क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को कह रहा है 110 मीटर लिखा है, और फिर कह रहा है कि 14.2 सेंटीमीटर को कितना लिखा जाएगा। 14.2 सेंटीमीटर है तो 110 गुणे 14.2 कर देना है। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1562। ये 1562 मीटर में है, आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम, ये क्या किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर में। आपके ऑप्शंस किसमें, किलोमीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में। ऐसा नहीं कि आप 1562 देखे 1562 माती, नहीं, 1562 मीटर में है और किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देना पड़ता है। ये कितना बचेगा, 1.562 किलोमीटर। ये 1.562 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, 1.562 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी आपको देखिए, 1 जनवरी का पेपर है, जिसमें 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन से हैं? इसमें पूछ रहा अरब सागर है, और जो इसके 1 जनवरी वाले में पूछा रहा था बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो ये है अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर का ये इलाका है। तो ये अरब सागर के इलाके में कौन सा पड़ता है, गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, कर्नाटक, गोवा और केरल पड़ता है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आप देख लीजिए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका आंसर सही हो जाएगा। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी, कह रहा है ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी को लेकर 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। देखिए जमीन पर बांस को लेकर 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठी हुई है। ठीक है, ढोलों की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम। इस नाच का नाम और राज्य का नाम 1 जनवरी के पेपर में देखेंगे अब, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस 1 जनवरी के पेपर में पूछा गया था, सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। उसमें भी नाच का क्वेश्चन पूछा था, और कहाँ का नाच का, सतरिया का पूछा था। इसमें क्या पूछा है, ये चिराओं नृत्य है, इसको क्या बोलते हैं, चिराओं नृत्य। इसमें बांस की डंडी लिए हैं, दोनों लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे बैठा हुआ सामने, ये इसके सामने बैठा हुआ, और देखो बांस की डंडी को ये लोग पिटक रहे हैं सीधे सीधे। जब ये पटकते हैं तो देखो ये पटक रहे हैं, इसके पटकने की वजह से क्या होगा कि लोग ढोल और ताल पे डांस करते हैं। तो ये क्या है, चिराओ नृत्य है। कहाँ का, मिजोरम का। इसको कहते हैं मिजोरम का चिराओ नृत्य। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संसार की 5वीं भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने कहाँ चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये संसार की 5वीं हैं, आपको याद रखना है इनका क्रम, और भारत की पहली महिला है।
तो कभी कभी अगर जैसे आज इस बार के पेपर में पूछ लिया तो संसार में क्यों कौन सा क्रम इनका आता है, तो आपको पता होना चाहिए इनका संसार में 5वां क्रम आता है और भारत में पहला क्रम आता है। इनका नाम क्या है? ये विश्वविख्यात है बिछेंद्री पाल। ये क्या है? ये एवरेस्ट की चोटी है जिस पर ये बिछेंद्री पाल चढ़ रही हैं। वहाँ की इनकी इमेज ली गई है, तो बिछेंद्री पाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। होली और दीपावली के विषय में क्या कथन दिए गए आप पढ़िए। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, गलत है। पूर्णिमा को नहीं मनाए जाते हैं। एक पूर्णिमा को मनाया जाता है और दूसरा कब मनाया जाता है? अमावस्या को। अमावस्या को। दीपावली किस कब मनाया जाता है? अमावस्या को। क्यों? क्योंकि दीपावली उजाले का पर्व है और पूरे मतलब सब जगह अंधेरा होता है, हम दीप जलाकर उजाला करते हैं, तो ये दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है और होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार करें कि रेगिस्तानी ओक के विषय में क्या कथन दिए गए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवारों की ऊंचाई तक बढ़ता है। हाँ सही है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ता है। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की ऊंचाई तक ही बढ़ता है। ठीक है, तो इसका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे तक ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। गलत है, यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता, क्योंकि अबू धाबी का जो मौसम है वो ज़्यादा ही रेगिस्तानी है और ये वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं जहाँ के रेगिस्तान की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 20 सेंटीमीटर तक होती है और भारत के राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास है। ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। ठीक है, स्थानीय लोगों को जल आवश्यकता होती है तो इस पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सही है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जब भी उनको जल की आवश्यकता होती है तो पाइप लगाकर इसके जल को पीते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर रहती हैं। राजस्थानी जितने भी रेगिस्तानी वृक्ष होते हैं उन सब की जड़ें ज़्यादातर जमीन के ज़्यादा नीचे तक होती है। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं और इन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ पे भी राजस्थानी होती तो ये ज़्यादा मात्रा में जल खर्च ना हो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अधिकतर कटीली झाड़ियाँ होती हैं या पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ए, सी और डी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा इसका ए, सी और डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये है ओक का वृक्ष, ये है ओक का वृक्ष। ये ऐसे ही दिखता है क्या कि देखो इसकी सामान्य ऊंचाई जो है वो लगभग कमरे के बराबर है। सामान्य ऊंचाई लगभग एक कमरे के बराबर है इसकी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ हो सकते हैं? हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है मेघालय के मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मेघालय ऑप्शन नहीं दे रखा है। अब दे क्या रखा है ऑप्शन? ऑप्शन दे रखा है असम। तो असम में भी वर्षा होगी क्योंकि मेघालय और असम पास पास में है और असम में भी उतनी ही वर्षा होती है और असम में ही जो वर्षा बांस के खंभों पर जमीन से 12 फीट की ऊंचाई पर लोग घर बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? असम। ठीक है,
आगे ऐसे क्वेश्चंस को आपको बस ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखना है कि आपके भारत के उस स्थान में इस तरह की चीज़ें कहाँ मैच करती हैं, आपको उन्हीं के अनुसार ऑप्शंस लगाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो ये क्वेश्चंस हमने 1 जनवरी वाले में किया था और अभी किया था। तो नारियल से ज़्यादातर चीज़ें कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं समुद्र के किनारे वाले इलाके, जो समुद्र के किनारे वाले राज्य होंगे। तो आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और केरल, ये सभी समुद्र के किनारे वाले ही राज्य हैं। और इसमें जो नारियल का टोपियोका है ये खाया जाता है केरल में। कहाँ खाया जाता है? केरल में। ठीक है, इसको हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में इस सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा कि किस राज्य में कौन से ज़्यादातर फूड खाए जाते हैं। ठीक है, आगे बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो चाहे बिहार राज्य हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ पे जो सर्वोत्तम समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का। इस समय सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों में ब्रीडिंग प्रक्रिया होती है, इसके बहुत सारे अंडे बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। तो मानव पोषण के संदर्भ में अगर स्वांगीकरण का क्या अर्थ होगा? स्वांगीकरण मतलब मानव का जो सर्वाधिक भोजन पचने की प्रक्रिया जो होती है। पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। हाँ, ये तो होता ही है। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, ये भी होता है। लेकिन ये पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, हाँ ये होता है कि जो पचा हुआ पदार्थ होता है वो क्या करता है? शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, यही होता है क्या? मानव के स्वांगीकरण का अर्थ है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी पचा हुआ पदार्थ होगा उसका जटिल पदार्थों में बनाने में उपयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसकी खेती की मृदा क्या होगी? अब कोई भी खेती होगी उसमें आप ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक ही फसल का उपयोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है फसल चक्र का भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, गलत होगा। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, ये भी गलत होगा। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होगी, ये भी गलत होगा। कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो ये बंजर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस को आपको बस ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और मोस्ट उससे लगा हुआ आंसर कौन सा सही होगा वही देना है। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन में अगला क्वेश्चन यह है, पर्यावरण के अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? गृह अधिविन्यास मतलब घर में जो प्रोजेक्ट वगैरह वर्क दिया जाता है, अधिविन्यास मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है? कि आपको पर्यावरण से रिलेटेड प्रोजेक्ट कोई दे दिया गया है तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? पुनरावृत्ति या सुदृढ़ीकरण? नहीं, पुनरावृत्ति सुदृढ़ीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ये गलत होगा। घर पर समय का सदुपयोग, बहुत सारे काम है घर पर करने के लिए, यही काम नहीं है। ठीक है, ये भी गलत होगा। विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, जो विद्यालय में सीखी संकल्पनाएं हैं उसका इंटर्नशिप वहाँ के प्रोग्राम के द्वारा उसकी दक्षता मिल ही जाती है। सीखने का विस्तार, हाँ ये सीखने का विस्तार हो सकता है। क्या हो सकता है? सीखने का विस्तार हो सकता है कि आप सीखने की प्रक्रिया में कितना आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप विद्यालय गए और विद्यालय में आपको मिला कि आज आप वेजिटेबल की सब्जियां, जो भी हमारे यहाँ सब्जियां बनाई जाती हैं उनके बारे में आप जानकारी लेकर आएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप घर पर आएंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से उसके बारे में समझेंगे कि पालक क्या होता है, गोभी क्या होता है, मटर क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो आपका जो सीखने का विस्तार है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है ये सीखने का विस्तार ही सही होगा। ठीक है,
आगे, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। शीला ने क्या लिया? एक उपकरण लिया पशु, किसको पढ़ाने के लिए? कक्षा 3। हमने आपसे पहले कहा था कक्षा 1 का विद्यार्थी हो, कक्षा 2 का विद्यार्थी हो, कक्षा 3 का विद्यार्थी हो, कक्षा 4 का विद्यार्थी हो या 5 का विद्यार्थी हो, इनको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रक्रिया फॉलो कराई जाती है वो अवलोकन की प्रक्रिया, मतलब इनको दृश्यात्मक चित्र को दिखा करके उसको उसके बारे में समझाने की प्रक्रिया। जैसे कि अगर कोई बच्चा आपके साथ है तो हम उसको अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि ये देखो ये सेब है, ये देखो ये केले हैं, या ये सेब का पेड़ है, इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो इस तरीके से वो भालू जा रहा, वो हाथी जा रहा, तो इस तरीके से हम उसको सिखा सकते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब सिखाने की प्रक्रिया होगी, अधिगम का विस्तार की बात होगी, तो वहाँ पे अगर कक्षा 2-3 का विद्यार्थी है तो उसको जो सीखने के लिए जो उसने आपने उपकरण पशु लिया, तो जो उप प्रकरण पशु था, तो इसका प्रकरण क्या हो सकता है? जो भी उप प्रकरण आप पशु लिए हैं, तो इसका मतलब आप पशुओं को दिखा करके उसकी पहचान कराइए, जिससे बच्चा कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो उसको पढ़ने में बहुत सुविधाजनक हो, उसके अधिगम का अच्छे से विस्तार हो सके। तो किसी कविता में स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, ये बिल्कुल नाम का उच्चारण करके इससे कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा है, क्या कविता से सीखेगा। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को दिखाना, ये भी कोई नहीं, चित्र को देख करके क्या सीखेगा। प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, हाँ, प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को इसको आप दिखाएंगे कि ये देखिए ये हाथी है, ये शेर है, ये चीता है, इससे इसकी जो अधिगम की विस्तार होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मानने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? भाई, जल से संबंधित जो भी त्यौहार आएंगे, जैसे जल संबंधित होली का त्यौहार आता है, तो समुदाय उसको मानते हैं और उसका सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है, इसके बारे में आप कहेंगे सहपाठी द्वारा सीखेंगे। नहीं, सहपाठी द्वारा आप नहीं सीखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सहपाठी द्वारा जो भी कार्यविधि क्रियाविधि होती है वो लगभग विद्यालय में होती है। समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, ये भी गलत है। वीडियो देख करके बच्चा क्या सीखेगा? परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, हाँ, छोटा बच्चा है, प्रश्न ज़्यादा करता है, ये क्या करेगा? जब आप इसको बताएंगे कि आप ये त्यौहार जल से संबंधित जो त्यौहार, इसमें जल का क्या उपयोग है, आप इसको इस पे बात करके आइएगा, तो बच्चा उत्सुकता बस अपने घर जाएगा और पूछेगा हम इसमें रंग क्यों डालते हैं, इसमें पानी क्यों डालते हैं। तो उससे जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी, परिवार के लोग बताते हैं कि इसका त्यौहार मनाने का क्या पर्पज है। तो इसका जो सही आंसर होगा, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। बच्चा 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखना है, चाहे वो ईवीएस के सेक्शंस हो और चाहे सीडीपी के, ईवीएस में भी और सीडीपी में भी, सब में जितने भी टॉपिक बनेंगे, चाहे लैंग्वेज में भी, आप बच्चा जब भी छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादातर किसको देख कर सीखेगा? अवलोकन करके, मतलब देख के सीखेगा, और देख के बाद वो क्रियाविधि ज़्यादातर वो परिवार में अपने सामाजिक परिवार में बातचीत से सीखेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? भाई, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं चलती है। तो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक इसलिए नहीं चलती है क्योंकि उस समय बच्चे को भाषा के कौशल के माध्यम से या गणितीय माध्यम से पर्यावरण के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक के हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये कोई बात नहीं है, खेलों द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये भी नहीं किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। हाँ, ये क्या किए जाते हैं? भाषा तथा गणित के द्वारा सिखा दिए जाते हैं कि क्या है पर्यावरण में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का कौन सा उदाहरण है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों हो? तो जल कोई सामाजिक सांस्कृतिक उदाहरण नहीं है, जंगल भी नहीं है, स्मारक भी नहीं है। समुदाय, हाँ, समुदाय है जो सामाजिक और सांस्कृतिक उदाहरण है। हम कहते हैं कि हम इस समुदाय से आते हैं, हम उस समुदाय से आते हैं, या कह सकते हैं जैसे हाथी समुदाय, 4 पैर वाले समुदाय, तो उनकी जो संस्कृति है 4 पैर वालों की, कैसे चलना, कैसे खाना, तो उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है वो कहाँ से आता है? समुदाय से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने
का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषयों में ज्ञात करने के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? कह रहा कि जो भी पर्यावरण के अध्ययन की जो संकल्पना है, छोटा सा बच्चा है प्राथमिक स्तर का, वो क्या पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हम सीखेंगे कि उसका भोजन कैसा है, आश्रय जहाँ पे रहता है उसके विषय में अगर वो जानकारी लेता है, जो भी खाता है वो बोलता है ये क्या है, वो क्या। छोटे बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, तो वो जो सवाल करते हैं, जो उनको मन के अंदर जिज्ञासा होती है, वो परिवार के और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। ठीक है, क्या कारण है? विद्यार्थी अपने परिवार और सदस्यों के समुदाय के निकट हैं। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, ऐसा नहीं है, टीचर भी बहुत जानकारी रखता है। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। ये बिल्कुल सही है। अधिगम का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो उनका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी अधिगम प्रक्रिया में जो पहली शिक्षक होती है वो बालक की माता होती है, और उसके बाद उसका समाज होता है, समाज में रहने वाले उसका परिवार होता है जो उसको सिखाता है। तो अधिगम का जो प्राथमिक स्रोत है वो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यही है जो कि उसको समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेने की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? जो संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थी हैं उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षों में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। क्या करें? कक्षा में एक मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। हमने आपसे कहा था कि कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। जब समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, सबको एक साथ बैठाकर एक ही तरीके से शिक्षा की बात करेंगे, और कक्षा में एक ऐसी मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे जिसमें जो भी कमियों वाले बालक होंगे, चाहे वो संज्ञानात्मक बाधित हो, चाहे जैसे भी बाधित व्यक्ति हो, बच्चा हो, तो वो उनके साथ वो सीखने का ज़्यादा प्रयास करेगा। चाहे दृष्टि बाधित हो, संज्ञानात्मक बाधित हो, श्रवण बाधित हो, तो इस प्रकार के बच्चों को किसमें समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ाने के लिए श्रव्य के पाठों का विकास करें, ये कोई बात नहीं है। कार्यों को भागों में बांटने पृथक रूप से, ये पृथक नहीं किया जा सकता है। इसमें आप अधिगम प्रक्रिया में जो भी होगा ये समावेशी शिक्षा के को ध्यान में रखकर। तो समावेशी शिक्षा क्या कहता है? सबको साथ और सबके एक साथ लेकर के एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? कोई भी पाठ्य योजना अगर ईवीएस की विषय वस्तु है, अगर उसका विश्लेषण करना तो कौन सा? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। आप सामग्री के उद्देश्य का गठन करिए, और सामग्री को सिखाने के संसाधनों, सामग्री को सिखाने के संसाधनों, एक मिनट, क्या कह रहा है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण है तो निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, ये कोई आवश्यक चरण नहीं कि सामग्री के उद्देश्यों का हम गठन करें। ठीक है, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, संसाधनों की कोई पहचान नहीं करना, क्योंकि पहले आप क्या करेंगे? कौन सा चरण सबसे ज़्यादा आवश्यक है? ये है अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना और संकल्पना मानचित्र बनाना। आप कोई भी ईवीएस का आप पार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? एक संकल्पना मानचित्र बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमको पार्ट हैं जो करने हैं। ठीक है, ये सबसे आवश्यक पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द किससे संबंधित? समग्र मतलब कम्प्रिहेंसिव। किससे संबंधित है ये समग्र शब्द? संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से और शैक्षिक क्षेत्र से। समग्र शब्द है तो समग्र विकास से ही संबंधित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? क्या क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? भाई पर्यावरण अध्ययन के बारे में आकलन का कौन सा उदाहरण है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। जैसे हमने अभी कहा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर से रिलेटेड कौन कौन से 3 राज्य हैं, तो ये जो
है, ये अवलोकन करा के चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है। आगे देखें, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं, ये गलत है, कोई वार्षिक परीक्षा वाली बात नहीं है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिकी परीक्षा, ये भी गलत है। और अभिभावकों की उपलब्धियों, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा। हमने अभी आपको भी दिखा के बताया कि ये देखिए अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। कौन कौन से शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास हैं, इसका हमको चुनाव करना है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं, चुनिंदा अवधारणा नहीं, जो भी अवधारणाएं आती जाएंगी उस पर हमको सब पे ध्यान केंद्रित करने की बात करना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, बिल्कुल सही, कला का एकीकरण आप करेंगे। मूर्ति कला जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, जो भी कलाएं पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप एकीकरण कराएंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी है। अगर आप कहानियों के माध्यम से, जैसे शेर की कहानी हो गया, चूहिया की कहानी हो गया, इन कहानियों के माध्यम से आप पर्यावरण अध्ययन के बारे में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी। तो बी और सी किस में है, 3 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा कि आप इसको खोजिए। इस क्रियाकलाप के दौरान वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना, ये प्रक्रिया है तो, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद, ये भी हो सकता है। अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। हाँ, संवेदनशीलता की जहाँ तक बात है, इससे क्या होगा कि बच्चा देख करके और ज़्यादा संवेदी होगा, उसके अंदर और जिज्ञासाएं होंगी। जो इसका सही आंसर हो सकता है वो हो सकता है अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशीलता और संवाद। ठीक है, ठीक है। कोई मापन नहीं कर पाता, अगर ये ऑप्शन देखा जाए तो मापन जैसी चीज़ें नहीं होती। अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना, प्रयोग करने की बात नहीं है, वहाँ पे क्या ये प्रयोग करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। प्राथमिक स्तर पर अगर पर्यावरण अध्ययन की थीम क्या है, जल, मौसम, सामग्री और जानवर। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो थीम होती है, ज़्यादातर वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बच्चे को बता सकें, समझा सकें अच्छे से। जैसे क्या है, जल। ठीक है, जल हम बच्चे को बता सकते हैं कि ये जल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की ये थीम हो सकती है। ठीक है, मौसम के बारे में, मौसम की परिभाषा बच्चा समझ नहीं पाएगा, सामग्री के बारे में, जानवर के बारे में तो ये समझ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। अगर पर्यावरण अध्ययन का आकलन करना है तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव आप क्या करेंगे। हमें कौन सी 5 जड़ खाते हैं, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं, हम कौन सी 5 जड़ खाते हैं। क्या होगा ये पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा। तो क्या होगा कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं और इसके आकलन के लिए चिंतन करना चाहते हैं, चिंतन से उच्च स्तरीय चिंतन वाली बात हो गई। कैसी बात हो गई, एक उच्च स्तरीय चिंतन वाली बात हो गई। तो हम ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं बच्चों से कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। तो बच्चा चिंतनशील होगा, आगे के बारे में सोचेगा, अपने सुझाव देगा। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, सबको पता है, क्लोरोफिल। बच्चों को हम सीधा बताएं, बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल को काटने के क्षण, ये नहीं। अगर चिंतनशील की बात होगी तो ये चिंतनात्मक क्वेश्चन इसका ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही होगा वो इसका आंसर हो जाएगा रूब्रिक टू एक्सेस ऑफ परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ EVS
कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी एक्सेस और परफॉर्मेंस होगा उसकी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईवीएस को समझने के लिए, मतलब पर्यावरण को समझने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक बेहतर समझ होनी चाहिए। तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन पूछने, आपको एनसीईआरटी का जो भी पार्ट है वो आपको कराया जाएगा। एनसीईआरटी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ से जो भी सेशन आपको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये होगा कि जो आपके जो पूरे कवर हैं ईवीएस के सेक्शंस को वो पूरा कवर करेगा, और आप वहाँ पे जा कर के आप देखेंगे कि 30 में आप 30 तो अवश्य ही करके चले आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलते रहे। ठीक है, चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।